हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को संबोधन करा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत वर्गांतरों के अनुसार जब वर्गों को बांटा जाता है तो वर्गों को जब बांटा जाता है तो उस समय आपके सामने जो जो समस्याएं सामने प्रकट होती है, सामान्य तौर पर 5 प्रकार की समस्याएं आपके सामने प्रकट हुई थी। उन समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर भी लिया था। आज उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करने के बाद आपने कितना अध्ययन किया, कितनी जानकारी प्राप्त की है, उस जानकारी के उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे कि जो समस्या आपके सामने प्रकट हो सकती है, सामने आ सकती है, उन समस्या को समाधान किस प्रकार से किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं के बारे में, तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे काफी दिनों बाद क्लास चल रही है, तो अभी डिस्टर्ब हो गई, तबियत भी खराब डाउन से हो गई थी। ठीक है, हमारे पुनः बिंदु पे आते हैं। अध्याय हमारा 7वां चल रहा है बच्चों। 7वें अध्याय के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की समस्याएं। बिंदु क्या है आज का? वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की, जब समंकों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण की समस्याएं। तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया था कि जब वर्गांतरों के अनुसार समंकों का, संख्याओं का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उस वर्गीकरण करते समय आपके सामने 5 प्रकार की समस्याएं उपलब्ध होती है। कितने बच्चों? 5 प्रकार की। तो हम बिंदु को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, ताकि आपको आगे आने वाला जो क्लासेज चलती रहे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, पुनः हमारे बिंदु पर आते हैं, वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण की समस्याएं। जब समंकों का वर्गांतरों के अनुसार क्लासिफिकेशन किया जाता है तो आपके सामने 5 प्रकार की समस्याएं आती है। कौन कौन से इनके नाम लिख लीजिए। नंबर 1, नाम लिखा देता हूं ताकि आप लोग अपने उस बिंदु पर छट जाए। नंबर 1 लिखिए, वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना। नंबर 1, वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना कि आपके पास जो समंक दिए हुए हैं, आपके पास जो समंक ज्ञात है, उन समंकों की संख्या, इनके वर्गांतरों की संख्या कितनी निर्धारित किए जाए। अर्थात जो आप वर्ग बनाने जा रहे हो उन वर्गों के मध्य में कितना अंतर रखा जाए ताकि आपके समंक सही प्रकार से व्यवस्थित हो सके। तो पहली समस्या ये थी। दूसरी समस्या थी हमारा वर्ग विस्तार। दूसरी समस्या क्या है बच्चों? वर्ग विस्तार कितना होना चाहिए, कितना रखा जाए, उसके बारे में जानकारी मिलनी। कितने समंकों के मध्य में कितना वर्ग विस्तार रखा जाए। नंबर 3 थी वर्ग सीमाओं का निर्धारण। ये समस्या क्यों थी बच्चों? वर्ग सीमाओं का निर्धारण। जो वर्गों की सीमाओं का निर्धारित किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कितना किया जाए, उसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और चौथा जो बताया था मैंने, तो आवर्तियों का विन्यास करना। आपने समंकों को व्यवस्थित तो कर दिया, उनके मध्य में सही वर्ग भी बना दिए, वर्गांतर भी ज्ञात कर लिए, वर्ग विस्तार भी बना दिया, उनकी सीमाओं का निर्धारण भी कर लिया। अब आपके सामने समस्या क्या आती है? आवर्तियों की। तो आवर्तियों का विन्यास जो होगा, वह विन्यास किस प्रकार से, विन्यास मतलब जमाना, तो आवर्तियों किस प्रकार जमा जाएगी, किस वर्ग में, किस वर्गांतरों में कितनी आवर्तियां सम्मिलित की जाएगी। यानी टैलिक मार्क कहने का तात्पर्य 1, 2, 10, 15 जो टैलिक होंगे। और अंतिम 5वीं जो समस्या बताई गई थी, समस्या क्या थी हमारी? पूर्णांक संख्याओं का उपयोग करना। 5वीं समस्या हमारे पास सामने थी, पूर्णांक संख्याओं का उपयोग करना। ये 5 समस्याओं के बारे में आपने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। इसी समस्याओं के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज एक उदाहरण के माध्यम से आपके इन सभी 500 बिंदुओं को समाप्त कर देता हूँ। किस प्रकार से आपको इन्हें समस्या आपके सामने आए तो उसका समाधान आप किस प्रकार से करोगे। ठीक है बच्चों, उदाहरण ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आप कहने के ताकि उदाहरण के माध्यम से प्रश्नों को जब हल किया जाता है तो हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है।
कहा जाता है ना कि कथनी और करने में अंतर होता है, ये कहा जाता है सामान्य तौर पर कथनी और करने में अंतर होता है। तो जब तक विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वह अपने सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य हो गया। तो इसलिए इनको पढ़ लेने के बाद एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि हम सीख सके कि हमने जो अध्ययन किया वह हमारा अध्ययन सही था या नहीं था। जिस प्रकार से थ्योरी का जब अध्ययन किया जाता है तो विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न को हल करता है, स्वयं का अध्ययन करता है, उसी प्रकार यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके अपनी समस्याओं का समाधान करता है। तो पहले उदाहरण लिख लीजिए। 40 बल्बों का, बल्ब मतलब लट्टू, 40 बल्बों का जीवन काल बताया जाए। 40 बल्बों का जीवन काल जिसे घंटों में मापा जाता है, जिसे घंटों में मापा जाता है। प्रश्न कहा जा रहा है 40 बल्बों का जीवन काल है, जीवन काल घंटों में कौन सा बल्ब कितने घंटे जल रहा है, यानी वह रोशनी कितने घंटे प्रदान कर रहा है, जिसे 40 घंटों में मापा जाता है। वे निम्न प्रकार हैं, वे निम्न प्रकार हैं, वो निम्न प्रकार बताए गए हैं। इन मूल्यों के आधार पर, इन मूल्यों के आधार पर, जो हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं, इन मूल्यों के आधार पर स्टेजर्स के नियम का, जो हमारे प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं स्टेजर्स, तो स्टेजर्स के नियम के अनुसार, स्टेजर्स के नियम या मैं कह सकते हैं सूत्र के आधार पर, उनके सूत्रों का प्रयोग करते हुए अपवर्गीय वर्गांतरों का, अब देखो यहाँ प्रश्न में हर प्रकार की बात कह रहा है, ये अपवर्गीय वर्गांतरों का, हमारे पास श्रेणी बता रहा है कौन सा बनाना, अपवर्गीय वर्गांतरों का निर्धारण कीजिए, निर्धारण करो। ये हमारे पास प्रश्न है। वो 40 बल्ब कौन कौन से दिए हैं, उन बल्बों को भी, उन बल्बों की संख्या भी लिख लीजिए, कौन कौन से बल्ब बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, 40 कौन कौन से लिख लीजिए। 318, 314, 320, 403, 410। ठीक है, आगे मैं लिखा रहा हूँ, लिख रहिए। 252, 400, 426, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। डाटा लिख लीजिए, मैंने डाटा को कॉपी कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारे पास 40 बल्ब है, 1 2 3 4 5, प्रत्येक में 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 40, टोटल 40 बल्ब हो गए। 40 बल्बों के जीवन काल दिया हुआ है, इसमें घंटों का आवर्स में दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य इन्हें आपको समाधान करना है। समाधान करने से पहले प्रश्न को जान लीजिए, प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न कह रहा है आपको 40 बल्बों का जीवन काल जिसे घंटों में मापा जाता है, वे निम्न प्रकार दिए गए हैं। इन मूल्यों के आधार पर स्टेजर्स का नियम, हमें स्टेजर्स के नियम के अनुसार समस्या का समाधान करना है। अगर अपवर्गीय रूप कौन सा रूप है, तो यहाँ पर है समावेशी रूप दिया हुआ है। आपको श्रेणी को या समूहों को जो व्यवस्थित करना है, अपवर्गीय रूप में व्यवस्थित करना है। कैसे करना है बच्चों, अपवर्गीय रूप में। अब पहले सबसे पहले मैंने आपको सभी विद्यार्थियों को बताया था, समंक दिए होंगे, तो समंक को हल करने से पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, उन समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। प्रथम नियम हमारा क्या कहता है, सर्वप्रथम प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, हल किया जा रहा है, तो हल करने से पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाएगा। आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, उस क्रम में जमा लेते हैं पहले एक बार। ध्यान लीजिए, सर्वप्रथम समंकों को आरोही क्रम में
लिखने पर। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इन समंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर अग्रसर होना। सबसे पहले छोटा मूल्य, फिर उससे बड़ा मूल्य, फिर उससे बड़ा मूल्य, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। सबसे छोटा मूल्य कौन सा है? सब यहाँ 3-3 की लाइन में, यहाँ 2 4 2 1 या 1 लाइन में 101 आ गया। सबसे छोटा क्या हो गया बच्चों? 101। 101। तो उसके बाद में और कोई है एक वाला? नहीं, इसमें दिख रहा है ये रहा 108 है। और देख लीजिए पहले, कोई नहीं है। 108, इसके बाद 160। 1 से प्रारंभ होने वाली 3 संख्याएं थी। इसी प्रकार इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाएगा। मैं व्यवस्थित कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समय बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम, ठीक है बच्चों। एक बार आप लोग पुनः देख लेना, मैंने जमा दिया, जमाने के बाद चालू किया वीडियो। सर्वप्रथम समंकों को आरोही क्रम में लिखने पर हमने तुम्हारे पास जो प्रश्न दिया हुआ था 40 वर्गों के जो वोट दिया हुआ था, जिसको हमने आरोही क्रम में जमा लिया। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े हुए क्रम में। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उसकी बड़ी संख्या। आरोही क्रम में जमाने से क्या है, प्रश्न का समाधान थोड़ा जल्दी से हो जाता है, किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना होता है। प्रथम चरण हो गया, हमें समंकों को व्यवस्थित कर लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ स्टेजर्स के नियम के अनुसार वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना, यानी हम कितने वर्ग रखें ताकि हमारे प्रश्नों का समाधान सही प्रकार से हो सके, किसी प्रकार की गलती हमारे सामने नहीं हो। तो सेकंड स्टेप क्या चलेगा बच्चों? वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण। किस तरह करना है हमें? सेकंड वाला स्टेप हल में ही करना है, समाधान के अंतर्गत ही। प्रथम चरण ये हो गया हमारा, सेकंड चरण यहाँ चल रहा है हल का ही। वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण। अब वर्गांतरों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा, किसके अनुसार करना है? प्रोफेसर स्टेजर्स के सूत्र के अनुसार। निर्धारण प्रोफेसर स्टेजर्स के सूत्रानुसार। अब इन्होंने क्या सूत्र बनाया? आप सभी विद्यार्थियों को याद तो होगा सूत्र क्या लिखा था इन्होंने? लॉग एंटीलॉग का सूत्र बताया था। इन्होंने बताया था n बराबर 1 प्लस 3.322, राइट है? 1 प्लस 3.322 मल्टीप्लाई log n। ये प्रोफेसर स्टेजर्स का सूत्र बताया था इन्होंने। वर्गांतरों की संख्या निश्चित करने के लिए सूत्र के अनुसार मान रखा जाएगा तो आपको वर्गों का निर्धारण हो जाएगा। तो कैसे होगा वो देख लीजिए। n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ हमारा कितनी है? 1 से लेकर 40, यानी 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 5 25 55 5 जगह 75 40। हमारे पास n हो गया नंबर। यहाँ लिख देता हूँ पुनः मैं, n बराबर नंबर ऑफ यूनिट। यूनिट कहते हैं यहाँ इकाइयों की संख्या कहते हैं। जो शब्द आपको उचित लगे, जो याद करने में आपके लिए सरल हो, उसी को लिखिए। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ इकाइयों की संख्या कहने का तात्पर्य हो गया हमारा इकाइयों की संख्या। इकाइयों की यहाँ पर कितनी दी हुई है बच्चों? 40 दी हुई है। यहाँ लिख लीजिए 40। एन आपके पास 40 दिया हुआ है तो मान लिख लीजिए बराबर। यहाँ पर मान क्या रखा जाएगा? तो मान लिख लीजिए। हमारा मान क्या है? लो एन का मान दिया है, यहाँ पर एन बराबर 1 प्लस ब्रैकेट 3.322 मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है इसके अंतर्गत। गुणा का निशान है, फिर क्या करेंगे? गुणा निशान के बाद इसमें क्या करेंगे? अब इसका समाधान निकालें। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए मेरे साथ साथ। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ये समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो यहाँ लिखिए हमारे 1 प्लस छोटा ब्रैकेट 3.322 जो हमारा मान दिया हुआ है लोग n। तो यहाँ लोग हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास n हमारे पास दिया हुआ है 40, तो यहाँ लिख देंगे लोग 40। आपकी जो 6 राइटर वाले बुक के लिए मैं कह रहा हूँ, 6 राइटर वाली बुक के अंदर लास्ट वाले पेज के अंदर पीछे लॉग एंटी लॉग की सारणी दी हुई है। उस सारणी के अनुसार यहाँ पर लोग 40 का मान देखा जाएगा। 40 के मान के अंदर नियम क्या है वो मैं आपको नियम बता दूंगा। वैसे सामान्य से बता देता हूँ मैं। 40 है, इसमें 4 अंकों में परिवर्तित किया जाता है। पूर्वांश दशमांश ज्ञात किए जाते हैं। इसके आधार पर
मान को रखा जाता है। इसमें दो संख्याएं हैं, कहने का n-1 के आधार पर सूत्र का निर्माण किया जाता है। n नंबर 2, 2 - 1 बराबर 1, तो इसका पूर्वांश 1 हो जाएगा, तो 1 दशमलव। अब 40 के सामने जीरो की वैल्यू को देखा जाता है, तो चाहे लोग वाली तालिका के अंतर्गत आप 40 के सामने, यहाँ मान दिया 40 के सामने जीरो की वैल्यू जो भी होगा वैल्यू होगी, इस वैल्यू को यहाँ पर इनपुट किया जाएगा, है ना। यहाँ पर 40 के सामने जीरो की वैल्यू, जीरो वैल्यू के लिए मैंने कहा आपको इसे संख्याओं को 4 अंकों में परिवर्तित किया जाता है। दशमलव में पहले दो संख्या है, फॉर्मूला लगता है n-1। क्या लगता है बच्चों? n-1। n कितना हमारा, दो संख्याएं हैं, 2 - 1 बराबर 1, एक हमारा हो गया पूर्वांश। क्या हो गया बच्चों? एक हमारा पूर्वांश हो गया। तो कहने का मतलब हो गया n बराबर 1 प्लस छोटा ब्रैकेट 3.322 मल्टीप्लाई लोग 40 का मान चले, तो एक तो हमारा पूर्वांश आ गया। अब यहाँ पर आप तालिका में जब पीछे वाले किताब के पीछे वाले पेज चले जाओगे, तालिका दी हुई, तालिका में आपको क्या देखना है बच्चों? तालिका में आपको 40 के सामने, कहाँ पर? 40 के सामने और जीरो के बिल्कुल जस्ट नीचे, जहां मैंने यहाँ बता दिया 40 के सामने जीरो के नीचे जो भी मान दिया होगा उस मान को यहाँ इनपुट कर दिया जाएगा। तो इनपुट क्या है? मान हमारे पास मान दिया हुआ, मैं यहाँ डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ। मान हमारे पास दिया हुआ है 6021, 6021। अब एक कैसे है, एक का मान बताया, तालिका मैंने बता दिया। मैं जब आपको लोग एंटी लोग की तालिका को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको अच्छी बड़ी प्रकार समझ जाओगे आप लोग कि लोग एंटी लोग के अंदर मान किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आज अभी यहाँ इतना ही देख लीजिए। लोग 40 में एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो उस क्वेश्चन का समाधान कैसे किया जाएगा? वहां पर क्वेश्चन देने वाला व्यक्ति जो होगा वह आपके सामने उस लोग का मान देगा, चाहे छोटी सी तालिका बना के दे देगा या उस लोग का मान ज्ञात करा देगा। तो यहाँ में लोग 40 का मान दिया हुआ 1.60, किसी एक के जगह मैंने बता दिया, तालिका में केवल मान लिखा हुआ 6021। यदि संख्या यहाँ और भी नंबर दिए होते तो पूर्वांश, दशमलवांश, मध्यांश, मध्यांतर सभी प्रकार के अंश ज्ञात किए जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ इतना हो गया। यहाँ तक देखो, किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत तो पूछ सकता है। तब तक आगे क्रम चलते हैं। नंबर बना कर n बराबर 1 प्लस इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा। गुणा करने पर जो संख्या आएगी, जो मान आएगा उस मान को यहाँ मैंने यहाँ गुणा किया कैलकुलेटर के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है यहाँ गुणा करने पर आया 5.32, ये हमारा मान आ चुका है। क्या है बच्चों? 5.32 हमारा मान हो गया। अब इसका जो मान निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है? यहाँ मान देख लीजिए क्या आ रहा है, 5.32 या 8.4 जो भी आपका आ रहा है वो देख लेना एक बार। बता देता हूँ वैसे आपको क्या मान आ रहा है, देख लीजिए। 1 2 1 3 2 2 4, नहीं 1 का 1 1 2 2 4, 2 के 2 ही 2, 6 3 9, 3 1 6 3 9 1 10 हो गया, मान हो गया। कहने का तात्पर्य इसका मान चला गया 1.532। मैंने ऐड कर दिया, सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने पर इसका मान आएगा लगभग 5.82 जो भी मान आएगा। ठीक है, 5.82 मतलब हो गया। सर इसको टोटल करने पर क्या हो गया बच्चों? क्या लिख लीजिए, n बराबर 6.82, या मैंने आपको ये एक तरीके से बताया होगा, जब दशमलवांश के अंतर्गत जो यहाँ बात है हमारी, दशमलवांश के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं का उपयोग, यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाता है। जब संख्याओं को दशमलव में व्यक्त किया जाता है तो सही प्रकार का मान ज्ञात नहीं होता है। तो सही प्रकार का मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों? इसे पूर्णांक संख्या में व्यक्त किया जाएगा। इसलिए 6.82 या 5 से जब अधिक मान होता है तो उसमें एक मान की बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो अर्थात 6.82 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 7। यह मान रख दिया 7। तो कहने का तात्पर्य है आप जब वर्गांतर बनाए जाएंगे तो कितने वर्गांतर बनेंगे? आपको 7 वर्गांतर बनाया गया। तो आपके यहाँ पर एक चीज खत्म हो चुकी है कि अतः वर्गांतरों की संख्या लिख ली ना, तो अतः वर्गांतरों की संख्या 7 होगी। यहाँ एक बात खत्म हो गई। हमारे वर्गांतर कितने होंगे बच्चों? 7 संख्या जाएगी। नहीं, वर्गांत संख्या नहीं मतलब 1 2 3 4 5, जब ये क्रमांक कितने होंगे? 7 वर्गांतर बनाए जाएंगे। पहली बात खत्म हो गई, हमारे वर्गांतर की संख्या 7 होगी। दूसरी की पूर्णांक संख्या में, या पूर्णांक वाली संख्याओं का उपयोग किया जाए, दशमलवांश वाली संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाएगा। जो संख्याएं दशमलवांश में दी हुई होगी उन्हें पूर्णांक संख्याओं में व्यक्त प्रस्तुत किया जाएगा, उनको लिखा जाएगा। वो मान कैसे मैंने यहाँ बताया था, दशमलव के बाद जो मान आए उस मान के आधार पर उसका मान रखा जाएगा। दूसरा स्टेप हो गया। आगे चलते हैं तीसरे स्टेप को पढ़ने से पहले समझ पहले आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अध्ययन करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। आगे सारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, अभी पहले बिंदु का निर्धारण आया, अब आगे और अध्ययन करते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा इसको साफ करूंगा इस प्रश्न को, ठीक है। ये लेना है सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट एक बार। सही विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बहुत अच्छी बात है। ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो बेटो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये चलते हैं आगे। प्रश्न को साफ कर रहा हूँ, समाधान आपके नीचे दिया हुआ है, उस निशान समाधान के आधार प्रश्नों का हल किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। सेकंड स्टेप हमारा खत्म हो चुका, थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं आगे। अब स्टेप तो नियम हो गया, आगे अब हमें 7 बनाने हैं। तो यहाँ देखिए, अतः 7 वर्गांतरों के आधार पर 7 वर्गांतरों के आधार पर अब वर्ग विस्तार क्या करना है आपको, वर्ग विस्तार की, थर्ड नंबर पे आ गए हम। वर्ग विस्तार की गणना निम्न प्रकार होगी। वर्ग विस्तार की गणना कैसे होगी बच्चों, निम्न प्रकार हो, कैसे होगी वो देख लीजिए। विस्तार की गणना निम्न प्रकार होगी। अब आप सभी विद्यार्थियों को यह तो ज्ञात होगा वर्ग विस्तार का संकेतांक क्या है। वर्ग विस्तार का संकेतांक दिया गया आई कैसे ज्ञात किया जाएगा, मैंने आपको सूत्र भी दिखाया था। वर्ग विस्तार आई इंटरवल वर्ग विस्तार बराबर L माइनस एस अपॉन, यहाँ से विद्यार्थियों को अपॉन n, जो भी आपका n होगा यहाँ पर n हमने निकाल दिया यहाँ पर 7, ठीक है बच्चों। वर्ग विस्तार बता दिया हमने यहाँ पे 7 वर्गांतर बनाने हैं आपको। 7 वर्गांतर L का मतलब क्या होता है वो लिख लीजिए यहाँ पर। L बराबर लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट वैल्यू, और S बराबर स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आप समंकों के पास है, समंक मैंने दिए इसलिए मैं इस तरह को साफ नहीं किया ताकि आपको पता लग जाए। और n हमारा जो हमारे पास दिया हुआ है, n हमारा क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स या कुल वर्गांतरों की संख्या कह सकते हैं यहाँ पर, कुल वर्गांतरों की संख्या हमारे पास यहाँ n होगी, ठीक है। सूत्र पे हमें यहाँ पर मान रख देते हैं। तो वर्ग विस्तार बराबर यानी कहने का तात्पर्य आई बराबर L हमारा क्या, L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारी, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऊपर आरोही क्रम में हमने क्यों जमाया, समंकों को आरोही क्रम में जमाने का उद्देश्य पता लग गया। अब आपको पहले उस तालिका में ढूंढना पड़ता कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है, आपको तुरंत दिख गया। लार्जेस्ट वैल्यू अंतिम 589, तो यहाँ लिख लीजिए 589 माइनस स्मॉलेस्ट कितनी है 101 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, वर्गांतर की संख्या 7 हमारे पास हमने भी ज्ञात की थी। तो यहाँ लिख लीजिए आई बराबर 589 में 101 गया, कितना बच्चा बच्चों देख लीजिए, 9 में से 1 गया तो 8 की यहाँ 8 ही आगे, यहाँ आगे 5 में 688/7 भाग देने पर क्या आया 69.7। अब यहाँ मैंने आपको यहाँ एक बिंदु बताया समस्या के सामने, आपको संख्याओं को पूर्णांक में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आपके मान दशमलवांश के अंदर मान आ रहा है, तो यहाँ पूर्ण संख्याओं को दशमलवांश पूर्णांक कैसे बदल पड़ेंगे, या 70, यानी आपकी जो क्लास बनकर आएगी, वर्ग आगे हमारे आपके 7, अब जो क्लास बन के आई, क्लासों के मध्य में जो अंतराल रखा जाए, कितना रखा जाए बच्चों 70 का। अब थर्ड नंबर चलते हैं हमारे पास वर्ग सीमाओं का निर्धारण। 3 स्टेप हो गए, प्रथम स्टेप आरोही क्रम, सेकंड स्टेप हमारा समाधान कर लिया, वर्ग विस्तार निकाल लिया, थर्ड स्टेप पे हमारे वर्ग से सेकंड में वर्गांतर निकाल लिए, थर्ड पे वर्ग विस्तार निकाल दिया। हमारा वर्ग सीमाओं का निर्धारण वो भी देख लीजिए, वर्ग सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ लिख लीजिए हल नंबर 4, चतुर्थ वाला हल कर रहे हैं इसी का ही, चतुर्थ क्या कर रहे हैं वो लिख लीजिए, क्या है वर्ग सीमाओं का निर्धारण। वर्ग सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ लिख लीजिए अतः क्या बताया गया वो लिख लीजिए, ठीक है। अतः संख्या दी हुई है, आपके पास क्या कौन सी संख्या दी हुई है उसको भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ। लिखिए अतः वर्ग विस्तार,
वर्ग विस्तार 70। सुनीता मान जाओ, उधर बैठो बेटा। अतः वर्ग विस्तार 70 है। कितना है बच्चों? मुझसे पूछो, क्या समझ में नहीं आ रहा? ये तो आरोही क्रम है, ठीक है, आरोही क्रम दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास। तो आरोही क्रम क्या संख्या है, तो अतः वर्ग विस्तार हमारा 70 हो गया। तो अतः वर्ग विस्तार 70 एवं कुल वर्ग कितने हो गए बच्चों? 7 हमारा एन आया। कुल वर्ग 7 के आधार पर आवर्ती बंटन। अब आवर्ती बंटन किस प्रकार से होगा वो देख लीजिए कैसे होगा। हमें कुल टोटल नंबर 7 बनाने हैं। यहाँ लिख लीजिए लाइट बल्ब। लाइट बल्ब जो दिया हुआ है हमारे पास, कितने दिए हमारे पास पर हावर में दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ हावर। अब यहाँ पर हमें यहाँ क्या समझना है, आप सभी देख लीजिए। वर्ग विस्तार 70 का, कुल वर्ग 7, लोअर लिमिट 101 है, तो न्यूनतम वैल्यू 100 के आधार पर मान रखा जाएगा। यहाँ पर 100 के आधार पर L1 हो गई हमारी 100। अब यहाँ पर L2 जो अब जो हमारे 70 निकल के आया, आई हमारा इंटरवल जो 70 आया, 70 यहाँ रखा जाएगा। यानी 70-70 का अंतराल रखना है। तो 100 से लेकर, तो 100 प्लस 70 कितना होगा बच्चों? 170। और 100 से लेकर 170 तक। उसी प्रकार यहाँ पर 170 से लेकर हमें केवल 7 वैल्यू रखनी है। 240 से लेकर 310, 721, 310, और 310 से लेकर 728, 380, ठीक है, 380 से लेकर, दिख रहा है कि विद्यार्थियों को? थोड़ा ऊपर लिखो, नहीं दिख रहा है तो चलिए जरा ऊपर लिख देता हूँ मैं, कैसा इसको पतले कर देता हूँ छोटे शब्द, ठीक है। पुनः लिख रहा हूँ यहाँ पर, पुनः देख लेना एक बार दोबारा। 100 से लेकर 170, 170 से लेकर 240, 240 से लेकर 310। तो इस प्रकार से इनका वर्ग बना लिया हमने। 240 से 310, 310 से 280, 380 से 450, 450 से 520, 520 से 590। इस प्रकार से वर्ग बन गया। अब वहां याद है 100 से लेकर 170 तक कितने अंक आ रहे हैं वो देखिए। 100 से लेकर 170, 1 2 3, 3 अंक आ रहे हैं। तो यहाँ 3 टैली मार्क, 1 2 3। उसी प्रकार 170 के बाद में 170 240, 1 2 3, 3 अंक है इसमें भी, 1 2 3। आगे चलिए 240 से 310, 240 से 310, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू में 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू हो गई हमारी। 310 के बाद 310 बाद 310 से 380, 310 से यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, 5 में 4 वैल्यू, 1 2 3 4 वैल्यू। आगे चलते हैं 380 से 450, 380 से 380 का यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 450 तक 10 वैल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए मार्क। फिर 450 से 520, 450 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 520 तक है ना, तो 11 वैल्यू हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। उसी प्रकार 520 से 590, तो 520 में 1 2 3 4 वैल्यू, 1 2 3 4। अब इस वैल्यू को यहाँ लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी में 3 3 5 4 10 11 4, टोटल लगा लीजिए। टोटल आपका 40 ही आना चाहिए, कहने का तात्पर्य है टोटल कितना आया? 3 3 6 6 5 11 11 11 6 5 11 11 4 15 15 1 16 16 4 20 के शून्य हासिल 2 2 2 4, टोटल आ गया 40। आगे बात बल्बों की संख्या कितनी थी बच्चों? बल्बों की संख्या आपके पास 40 ही थी, प्रश्न में आपने लिखा था यहाँ पर, तो 40 यहाँ आ गया। अब इस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये हमारा प्रश्न समाप्त हुआ पूरा, जिसमें आपको बताया गया था आपके सामने समस्याएं आ गई, तो उन समस्याओं का समाधान इस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, फिर इस प्रकार यथावत क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, इसका सभी स्क्रीनशॉट। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में अगले टॉपिक के बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक।